नमस्कार। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। जरा सोचिए, क्या होता है जब देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय हित और किसी एक इंसान के निजी हित आपस में टकरा जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जासूसी का मामला नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं तो परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात है 3 मई 2023 की। पुणे में सब कुछ आम दिन जैसा ही चल रहा था और फिर अचानक महाराष्ट्र एटीएस एक ऐसी गिरफ्तारी करती है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। एक टॉप डीआरडीओ लेबोरेटरी के सीनियर डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब एक ऐसी खबर जिसने हमारे सुरक्षा महकमे की नींव तक हिला दी। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक दोहरी जिंदगी की बिल्कुल कड़ी सच्चाई दिखाता है। एक तरफ इनकी इमेज थी एक देशभक्त और सम्मानित साइंटिस्ट की, जो हमारे देश के सबसे सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ वही शख्स अंदर ही अंदर सिस्टम को खोखला कर रहा था। उन पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का संगीन आरोप लगा। बिल्कुल शॉकिंग है ना? तो आइए इसके पहले हिस्से यानी उनके दशकों की रक्षा उत्कृष्टता पर नजर डालते हैं, ताकि हम समझ सके कि आखिर दांव पर क्या लगा था। अगर हम उनके करियर ग्राफ को देखें तो उनका सफर सच में किसी सपने जैसा था। 1988 में उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, और पता है उन्हें किसके साथ काम करने का मौका मिला? खुद महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। वहां से शुरू होकर 2019 में उन्होंने शक्ति मिसाइल की सफलता देखी, और आखिरकार 2022 आते आते वो पुणे के सबसे प्रमुख R&D सिस्टम्स इंजीनियरिंग लैब के डायरेक्टर बन गए। लेकिन इस पद का मतलब क्या था? इसका मतलब था उनकी सीधी पहुंच उन डिफेंस सिस्टम्स तक जो सच में देश की शान है। ब्रह्मोस, अग्नि, शक्ति, आकाश और यहां तक कि रुस्तम ड्रोन्स। ये लिस्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से उनकी पोजीशन लिटरली कितनी ज्यादा क्रिटिकल थी। इन प्रोजेक्ट्स में हमारे देश का सबसे बड़ा हित जुड़ा था। और यहां पर सबसे अहम पॉइंट आता है, ये कोई नया या ना तजर्बेकार इंसान नहीं था। हम एक 59 साल के शख्स की बात कर रहे हैं जो अपने करियर के बिल्कुल एब्सोल्यूट पीक पर था। उन्हें आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का खिताब मिल चुका था, और उनके रिटायरमेंट में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 6 महीने बाकी थे। सिर्फ 6 महीने। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। निजी हितों का फायदा उठाना। कैसे उनकी पर्सनल लाइफ की कमजोरियों का इस्तेमाल किया गया, आइए देखते हैं। अब सवाल उठता है कि एक 59 साल का हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट विदेशी खुफिया एजेंसी का टारगेट कैसे बन गया? इसका जवाब है हनी ट्रैप। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल तकनीक है जहां रोमांटिक रिश्तों का झांसा देकर सेंसिटिव जानकारी निकाली जाती है। आईएसआई की कराची बेस्ड यूनिट 412 ने ठीक यही किया। उन्होंने इस अकेले इंसान के इमोशनल वॉइड्स और निजी इंटरेस्ट का पूरा फायदा उठाया। और दुश्मन इस काम में कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। 4000 करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी चाहे जैसी भी हो, उनकी आईएसआई हर साल हजारों करोड़ सिर्फ ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस और यूनिट 412 को चलाने के लिए खर्च करती है। उनका एक लौता मकसद भारत को अंदर से नुकसान पहुंचाना है। तो ये ट्रैप शुरू कैसे हुआ? जून 2022 की बात है। अचानक एक 44 कंट्री कोड यानी यूके के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाली खुद को लंदन में पढ़ने वाली एक भारतीय साइंस स्टूडेंट बताती है, और उसने अपना नाम बताया ज़ारा दासगुप्ता। अब आइए देखते हैं एक सुनियोजित हनी ट्रैप के इस तीसरे सेक्शन को। यहां हम समझेंगे कि यह पूरा खेल खेला कैसे गया। देखिए, ज़ारा का तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सटीक था। सबसे पहले काम की बेहिसाब तारीफ। उसने एक मासूम फैन बनकर बातचीत शुरू की। फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को नॉर्मल टॉपिक से हटाकर काफी पर्सनल और इंटीमेट बातों तक ले गई। और जब भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो आखिरी वार किया गया, मोबाइल फोन तक डायरेक्ट पहुंच बनाना। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तोड़ने के लिए कितनी आसानी से मना लिया गया। फाइल शेयरिंग को आसान बनाने के बहाने से उनके डिवाइस में बिंज चैट और क्लाउड चैट जैसे मेलवेयर इंस्टॉल करवा दिए गए। मतलब फोन का सीधा एक्सेस अब दुश्मन के हाथों में था। ये कंपैरिजन सच में आंखें खोल देने वाला है। एक तरफ तो सिर्फ एक रोमांस का भ्रम था, बिना चेहरे वाले वीडियो कॉल्स और कुछ आकर्षक तस्वीरें, पर उसके बदले में कीमत क्या चुकाई जा रही थी?
अग्नि वीआई के अपडेट्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट की सटीक लोकेशंस और डिफेंस वेंडर्स की सेंसिटिव जानकारियां। अपने एक निजी डिजिटल रिश्ते के इंटरेस्ट में नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से दारकिनार कर दिया गया। और बात सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन तक ही रुकी नहीं थी। रियल वर्ल्ड में इसका एस्केलेशन देखिए। एक रशिया ट्रिप के जरिए लंदन में ज़ारा से मिलने की प्रॉपर प्लानिंग बन रही थी। इसके अलावा एटीएस को संदेह है कि मुंबई के एक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुछ अज्ञात महिलाओं का आना जाना भी हुआ था, जो शायद विदेशी ऑपरेटर्स हो सकती थी। ये सच में बहुत डरावना है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, विश्वासघात की कीमत। यहां से इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश होना शुरू होता है। तो हुआ ये कि अर्ली 2023 में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस अजीब विदेशी नेटवर्क एक्टिविटी को ट्रैक कर लिया और तुरंत डीआरडीओ को अलर्ट किया। जब पकड़े जाने का डर सताने लगा, तब घबराहट में चैट्स डिलीट किए गए, ज़ारा को ब्लॉक किया गया। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। 24 फरवरी को फोरेंसिक जांच के लिए उनके डिवाइसेस सीज हुए और आखिरकार 3 मई को एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे कहानी की सबसे बड़ी सबसे कड़वी विडंबना तो ये कोट है। जो व्यक्ति इस हनी ट्रैप का शिकार हुआ, उसने खुद, जी हाँ, ठीक 6 महीने पहले अपनी ही डीआरडीओ लैब में अपने जूनियर्स को हनी ट्रैप से बचने की ट्रेनिंग दी थी। सोचिए जरा, जब इंसान पर अपना निजी हित और लालच हावी होता है तो उसका सारा प्रोफेशनल ज्ञान कैसे धराशायी हो जाता है। आज इस केस की लीगल स्टेटस ये है कि एटीएस ने लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है। देश की सुरक्षा के साथ हुए इस धोखे के लिए अब एक कड़ी सजा तय मानी जा रही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हम सबको झकझोर देता है। जब किसी एक इंसान के निजी हित का जुनून उस राष्ट्रीय हित की रक्षा पर हावी हो जाए जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, तो आखिर उस विश्वासघात की कीमत कैसे मापी जा सकती है। नेशनल सिक्योरिटी की चारदीवारी के बीच इंसान के दिमाग की ये छोटी सी कमजोरी आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।